अखिलेंद्र प्रताप जी के इस 10 दिन के अनशन के समर्थन में पहले दिन भी जब ये अनशन शुरू हो रहा था, जस्टिस सच्चर साहब आपके बीच में आए थे और आज वो फिर अनशन जब समाप्त होना है यहाँ आए हैं। हम आप सब की ओर से, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की ओर से जस्टिस सच्चर साहब का स्वागत करते हैं। साथियों, आपके बीच में एजाज अली साहब भी हैं, आपके बीच में, आपके बीच में पूर्व सांसद बिहार से आप जानते हैं एजाज अली साहब भी आए हुए हैं, पहले से बैठे हैं। आपके बीच में अभी अभी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कौमी सदर जनाब मौलाना रसादी साहब भी, आमिर रसादी मदनी साहब भी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। हम आप सब का भी आपके बीच में इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। वो सब लोग आज इस सभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले मैं आदरणीय जस्टिस सच्चर साहब को आपके बीच आमंत्रित करता हूं, वो आए और आपको संबोधित करें। जस्टिस सच्चर साहब। इस वक्त जितनी पार्टी चल रही हैं, संविधान के बखलाफ उनकी पॉलिसीज चल रही है। संविधान में लिखा है, ये बात जाने दीजिए कि हम सोशलिस्ट पार्टी वाले इस 50 से पहले भी ये बात कहते थे, मगर संविधान में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि इस हिंदुस्तान को एक सोशलिज्म की रास्ते पे चलना है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा था कि हमारा जो उसमें केटी शाह साहब थे, उन्होंने कहा कि आपने साहब सोशलिज्म नहीं रखा, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान कहता है कि बड़ी पूंजी नहीं किसी के पास रखी जाएगी, हर इंसान को, हर औरत बच्चे मर्द को एक लिविंग वेज मिलेगा, रहने के लिए मकान मिलेगा। वो सोशलिज्म का एक नाता है जो कि हम इस समाज में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 1950 में फैसला करा। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारी हौसला अफजाई किया। आपका संघर्ष जनता के राज के लिए, जनवाद और समाजवाद के लिए आपकी प्रतिबद्धता हमारी प्रेरणा स्रोत है। साथियों, आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में आरएसएस की ताकतों ने एक बहुत बड़ा झूठ, एक मिथक खड़ा किया था कि इस देश में मुसलमान बड़े ताकतवर होते चले जा रहे हैं, पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। और ये झूठ की दीवार खड़ी करके पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को दंगे की आग में झोंकने की साजिश को गाहे बगाहे करते रहे हैं। आदरणीय जस्टिस सच्चर साहब ने अपनी कमेटी की जो रिपोर्ट दिया, उसमें मेहनत से गढ़े गए उस झूठ का, संघियों के उस झूठ का, उस साजिश का उन्होंने पर्दाफाश किया और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के जनता के सामने इस सच्चाई को रखा कि आजादी के बाद से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जिंदगी लगातार बद से बदतर होती गई है। उन्होंने इस बात को आंकड़ों के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से दिखाया कि हिंदुस्तान के अंदर आज समाज के आखिरी पायदान पर जो लोग खड़े हैं, उनके समतुल्य, उनसे भी बदतर हालत इस देश में अक़लियतों की है, मुसलमान भाइयों बहनों की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, आप जानते हैं भाई अखिलेंद्र प्रताप जी के इस अनशन में जो सबसे प्रमुख सवाल है, उसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का, उनके अधिकारों, उनके हक हुकूक का सवाल पूरी ताकत के साथ उठाया गया है। आप जरा इस बात को देखिए, ये कितना बड़ा मजाक है। ये कांग्रेस वाले जो सेकुलरिज्म के नाम पर
कम्युनलिज्म और मोदी के खिलाफ सेकुलरिज्म के झंडा बरदार होने के नाम पर लोकसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। 9 साल का 10 साल का इनका पूरा कार्यकाल बीत गया। इनको सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल की याद नहीं आई। अब जब आखिरी सेशन आया है, 10 साल के सोनिया मनमोहन राहुल के राज का संसद का आखिरी सत्र आया है, उसमें सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पेश करने का नाटक किया गया है। और उस बिल को भी भाजपा की ताकतों ने, दूसरी जो अपने को सेकुलर कहने वाली ताकतें हैं, उन्होंने उस बिल को नाकाम कर दिया है। दोस्तों, अगर ये बिल पेश हुआ होता, अगर ये बिल पारित हुआ होता, तो मुजफ्फरनगर में हमारे जिन मासूम भाई बहनों की जान गई है, उसको बचाया जा सकता था। मगर अफसोस है, आजाद हिंदुस्तान में 60 साल की आजादी के बाद भी जो हिंदुस्तान अपने को एक सेकुलर मुल्क कहता है, जिसके आईन में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, उसमें कम्युनल वायलेंस के खिलाफ एक कानून तक पिछले 65 साल के आजाद हिंदुस्तान में आज तक नहीं बनाया जा सका है। और मुजफ्फरनगर तक जैसी जगहों में, राजधानी दिल्ली से बमुश्किल 100 किलोमीटर दूर है मुजफ्फरनगर, उस मुजफ्फरनगर में गुजरात के तर्ज पर मिनी गुजरात में तब्दील कर दिया गया। हमारे हजारों मासूम भाई बहन बच्चे वहां पर रिलीफ कैंप्स में, राहत कैंपों में रहने के लिए मजबूर कर दिए गए। छोटे छोटे मासूम बच्चे इस सर्दी में तड़प तड़प के जान उनकी जाती रही। लेकिन उत्तर प्रदेश की हुकूमत, जो अपने को सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी मसीहा बताती है, उसके कान पर जू नहीं रहेंगी। साथियों, आपको संबोधित करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर एजाज अली साहब हैं। आप जानते हैं, पूर्व सांसद हैं बिहार से, इन सवालों पर वो लौटते रहते हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, आए और आपको संबोधित करें। डॉक्टर एजाज अली। कभी मंदिर मस्जिद का झगड़ा, कभी पर्सनल लॉ का झगड़ा, कभी अकलियती अदारों का झगड़ा, हिंदू मुसलमान के झगड़े के नाम पर लोग जो है तो वोट लिया करते थे। वोट घट जाए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर लोग वोट लेना शुरू कर देते थे। लेकिन आज कम से कम तब्दीली आई है, और वो तब्दीली अखिलेंद्र बाबू जैसे लोगों के बढ़ते हुए हिम्मत की वजह से आया, और सच्चा राजेंद्र सच्चर साहब जैसे जस्टिस की हिम्मत की वजह से आया। हम आपसे ये अर्ज करना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ, जो इस मुल्क की एक दूसरी मेजॉरिटी है, उसके साथ 1950 से एक नाइंसाफी होती चली जा रही। हमारा मुल्क जो एक कानून के दायरे में चलता है, एक संविधान के तहत चलता है, उस संविधान में इतनी बड़ी खूबी है कि इनके बनाने वालों के 10 हजारों बरस पूजा की जाए तब भी वो कम हो जाएगा, जितने लोगों ने संविधान को बनाया। लेकिन कभी कभी एहसास होता है कि संविधान बनाने वालों को, संविधान बनाने वालों को जो शासन में बैठे लोग शुरू से, उन्होंने संविधान को ताक पर रख दिया और अपने हिसाब से हुकूमत चलाया, यहाँ अपने हिसाब से ऑर्डर पास किया। यहाँ अभी आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में एक नई सरकार बनी और गिर गई। सिर्फ इसलिए गिर गई, उसने यही कहा कि हम संविधान की शपथ खा के सरकार में आए हैं, हम होम मिनिस्ट्री की लेटर पढ़ के शपथ खा के सत्ता में नहीं आए, शपथ नहीं लिया है, इसलिए होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर को नहीं मान सकते। तो आप समझ सकते हैं कि इस मुल्क में राज चलाने के लिए अगर कोई दूसरा बैठ जाए गद्दी पर, तो ऐसे ऐसे ऑर्डर आज भी नाजायज ऑर्डर सब मुल्क में लागू है, जिसके चलते आप हुकूमत नहीं चला सकते। जिनके हाथ में सत्ता है वही बार बार चलाएंगे, या उसी मिजाज के लोग चलाते रहेंगे, आप नहीं चला सकते। ऐसे ऐसे ऑर्डर हैं। उन्हीं ऑर्डर में एक ऑर्डर जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 कहलाता है, जो संविधान की धारा 341 के आड़ में लाया गया, वो ऑर्डर था जिसका सच्चर साहब ने भी अपनी पहली मर्तबा, सच्चर साहब ने अपने रिपोर्ट में भी उसको दर्शाया। धन्यवाद डॉक्टर एजाज अली साहब। अपना काम छोड़ दिया है, जरूरी थी।
हम आपके शुक्रगुजार हैं तभी आपके घर की चूल्हा जलती है। कि आप हमारे आप यहाँ इस कार्यक्रम में शरीक हुए इसके लिए सभी साथी को मेरा और आपने नागरिक की तरफ से हार्दिक न सिर्फ अल्पसंख्यकों के सवाल अनुरोध के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूँ बल्कि हिंदुस्तान में जमहूरियत के लिए, और जो भी कुछ मैसेज कहा जाए उसको हिंदुस्तान में हम लोग कारपोरेट राज के खिलाफ, हिंदुस्तान की आम आवाम का राज बनाने के लिए होती है कि वो धोखा नहीं इस मुल्क की आवाम के, सामने है। किसानों के, मेहनत कशों के, नौजवानों के आपने कोशिश की है जो जलते हुए सवाल जो रेडी पटरी का कहानी है अखिलेश जी ने अपने अनशन के माध्यम से उठाए हैं, हमारे लोग आपने उनका समर्थन किया है। नौकरी नहीं है। सरकार दरअसल हमारी ये साफ समझ है को रोजी रोटी देने में कि हिंदुस्तान में वोट पाती जीवन जब तक कारपोरेट का राज चलता रहेगा खुद का तब तक इस मुल्क में सरकार पर बोझ नहीं। दंगे, फसाद और फिरकावारियत की राजनीति चलती रहेगी। तब तक हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों को उनके जायज हक मिलने वाले नहीं है। इसीलिए ये जंग है हिंदुस्तान में एक नई आजादी की, ये जंग है हिंदुस्तान में कारपोरेट राज के खिलाफ अवामी राज की स्थापना के लिए, ये जंग है हिंदुस्तान में 5 के खिलाफ 95 की तादाद में इस मुल्क की जो मेहनत का सवाम है उनका राज बनाने की जंग है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए भाई अखिलेश प्रताप के 10 दिन के अनशन के समापन की सभा में शरीक होने के लिए बुजुर्ग कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड वर्धन साहब, जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, रास्ते में है, पहुंचने वाले हैं। सीपीआईएम के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड प्रकाश करात भी जल्दी ही आपके इस सभा में शरीक होने के लिए पहुंचने वाले हैं। हमारे बीच में बुजुर्ग वामपंथी नेता प्रोफेसर शिवमंगल सिद्धांतकर जी भी आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। साथियों, अब आपको संबोधित करने के लिए आपको संबोधित करने के लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर शिवमंगल सिद्धांतकर जी को, जो बुजुर्ग वामपंथी नेता हैं, मजदूर आंदोलन के नेता हैं, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और आपके बीच में अपनी बात रखें। आदरणीय प्रोफेसर शिवमंगल सिद्धांतकर जी। अखिलेंद्र जी और दूसरे साथी 10 दिनों से साथी अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने जो यह अनशन किया, वह अनशन देश में और देश के विभिन्न तबकों में एक हलचल की तरह है और इस हलचल को जब तक हम नए औजारों से लैस नहीं कर लेते और बदलाव के औजार के रूप में तब्दील नहीं कर देते, तब तक 10 दिनों के इस अनशन का पूरा महत्व नहीं होगा। इसलिए आज हम अपील करते हैं कि वे अनशन खत्म करें, लेकिन अनशन खत्म करने का मतलब कतई यह नहीं होता है कि जंग रुक गया, बल्कि जंग जारी रहे। यह संदेश अखिलेंद्र जनता की फसलों को नष्ट करते हैं। एक तीसरा भी पैदा हुआ है आम आदमी के नाम पर, जो तीसरा भी उसी का एक रूप। इसलिए साथियों, अभी पिछले
दिनों चुनाव प्रचार के दरमियान यदि कांग्रेस को खूनी पज्जा भाजपा ने कहा तो फिर कांग्रेसी बौखला गए। लेकिन कांग्रेसियों ने यह नहीं कहा कि कमल जो भाजपा का प्रतीक बना हुआ है वह कमल कहां से पैदा हुआ। सभी साथी जानते हैं कि वह कमल कीचड़ से नहीं खून से पैदा हुआ। और खून से किस तरह से पैदा हुआ यह सभी साथी जानते हैं कि किस तरह से आडवाणी की रथ यात्रा निकली और उस रथ यात्रा ने पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक ऐसी कमल जो है भाजपा का वह नेचुरल नहीं है, कीचड़ में पैदा नहीं हुआ है, बल्कि वह खून में पैदा हुआ है। साथियों, तो इसलिए हिंदुस्तान के सभी जो शोषित शासित ताकतें हैं वे ताकतें एकताबद्ध होकर वर्गीय दृष्टिकोण से लैस होकर सर्वहारा दृष्टिकोण से लैस होकर इन्हें उखाड़ नहीं फेंकती तब तक इस देश की जनता की खुशहाली हासिल हम नहीं कर सकते। साथियों, हम जानते हैं कि किस तरह से हमने बुर्जुआजी पूंजीपतियों के कार्यस्थलों पर तमाम मेहनतकशों ने इंजीनियर के रूप में तथा दूसरे पेशेवरों के रूप में जो कुछ पैदा किया वह सूचना तकनीक से लेकर तमाम तरह की चीजें जो पैदा की उनका इस्तेमाल करके वे लोगों को बेवकूफ बनाकर राज करना चाहते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि उनका यह रवैया अब नहीं चलेगा, क्योंकि देश की जनता, देश का मेहनतकश यह जान चुका है कि किस तरह से वे मतदान के जरिए तमाम तिकड़मों से सत्ता पर बैठ जाते हैं और फिर जनता का शोषण करते हैं। साथियों, आपने देखा होगा और आप जानते हैं कि किस तरह से अभी नॉर्थ ईस्ट के लीडरों की यहाँ हत्या हुई और किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के साथ मैं अखिलेंद्र प्रताप जी से अपील करता हूँ कि वे आज भूख हड़ताल खत्म करें। पहले जब मैं बोला था तो मैंने 3 दिन के लिए कहा था, लेकिन आज तो खत्म करें ही। इन शब्दों के साथ मैं सभी साथियों का CPI-ML न्यूट्रिटेरियन की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद प्रोफेसर सुमंगल सिद्धांतकर जी। दोस्तों, हमारे बीच में आपकी हौसला अफजाई के लिए अखिलेंद्र जी के
अनशन के 10 दिनों के पूरे होने पर आज अनशन के समापन के इस अवसर पर हमारे बीच में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव, वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता, हमारे बुजुर्ग कम्युनिस्ट नेता, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय बरगन साहब मंच पर मौजूद हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका स्वागत करता हूं। तालियों से आप उनका स्वागत करिए। साथियों, हमारे बीच में सीपीआईएम लिबरेशन के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर कॉमरेड सपन मुखर्जी आपके बीच में आ रहे हैं, उनका भी आप स्वागत करिए। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, अखिलेश जी का ये अनशन इस देश की जनता के जलते हुए सवालों को लेकर के पिछले 10 दिन से वो बैठे हुए हैं। जिन सवालों को नकली बहसों की आड़ में गुम कर देने की कोशिश की गई। इस देश में भ्रष्टाचार पर बड़ी बहस हुई, लेकिन भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री है, इस देश के कारपोरेट घराने, उनको लोकपाल के तहत नहीं ले आया गया। चाहे वो संसद में पास कानून हो और चाहे कथित जन लोकपाल हो, कहीं भी कारपोरेट घरानों को लोकपाल के दायरे में लाने की बात नहीं है। इस देश के नौजवानों की बड़ी बात हो रही है, लेकिन कोई भी इस देश के नौजवानों का जो सबसे बड़ा सवाल है, रोजगार का सवाल, उस रोजगार के सवाल को मौलिक अधिकार बनाने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, इस देश में महंगाई की बड़ी बातें हो रही हैं। महंगाई के नाम पर अगला चुनाव लड़ने की तैयारी है, लेकिन महंगाई रोकने के लिए जो सबसे जरूरी कदम थे, जो सट्टेबाजारी होती है, खाने पीने तक के सामानों में, उसमें जो स्पेकुलेटिव मार्केट है, जो वायदा कारोबार है, उस पर आज तक रोक नहीं लगाई गई। इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है, लेकिन जो सांप्रदायिक हिंसा निरोधक बिल था, उसको भी संसद में पास नहीं किया जा सका। इन्हीं जनता के जलते सवालों को लेकर के आज इस देश के अंदर जो करोड़ों हमारे, चाहे वो मानसिक श्रम में लगे लोग हों, चाहे शारीरिक श्रम में लगे लोग हों, उनके लिए कोई वेतनमान नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के बतौर, दिहाड़ी मजदूर के बतौर अपमान की जिंदगी जी रहे हैं। 5,000, 7,000, 8,000 उनको महीने में तनख्वाह मिलती है। इसमें इस महंगाई के जमाने में कैसे किसी का परिवार चलेगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। सारे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को, दिहाड़ी मजदूरों को, सबको रेगुलर किया जाए और शारीरिक से लेकर के मानसिक श्रम तक में लगे हुए, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो अध्यापन के क्षेत्र में हो, कॉल सेंटर्स में हो, चाहे तमाम तरह के जो असंगठित मजदूर हैं, उनके लिए समुचित वेतनमान की गारंटी किया जाए। इन सवालों को लेकर के अखिलेश जी पिछले 10 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। एक कोशिश थी साथियों, इस देश की जनता के जो ज्वलंत सवाल है, उनको राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ले आया जाए। नकली सवाल उठा करके बहस चल रही है मीडिया पर, चाय बेचने वाला है कि नहीं है, ये राष्ट्रीय बहस बनी हुई है। अरे भाई, तुम जो भी हो, असली सवाल तो ये है कि इस देश के आज जो चाय बेचने वाले हैं, आज इस देश के जो मेहनत कश हैं, उनके अधिकारों के लिए तुम क्या कर रहे हो। साथियों, अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कौमी सदर हैं जनाब आमिर रसादी मदनी साहब, वो हमारे बीच में हैं। आप जानते हैं, अल्पसंख्यक नौजवानों के ऊपर पिछले दिनों आतंकवाद के नाम पर जो हमले हुए हैं, उनको जेलों में डाला गया है, उनकी हत्याएं हुई हैं निर्दोष नौजवानों की। उन सवालों पर लड़ते रहे हैं, वो आपके बीच आए, अपनी बात रखें। मौलाना आमिर रसादी मदनी साहब। इस मुल्क में सबसे अहम कोई भूमिका निभाता है, वो सिर्फ हमारा किसान बहाता है, अपना पसीना बहाता है और हमें खाना खिलाता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ अखिलेश जी का कि इस तबके के लिए, इस समाज के लिए नाम लेकर वोट मांगने की बात की जाती है, लेकिन
लेकिन 10 दिन अनशन करके इनकी मांगों को पूरा करने की कोई बात नहीं करता है। ये बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन अगर मैं इस शेर के साथ इनका अभिनंदन करूंगा पुलिस को प्रताड़ित कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हम लोग हजारों साल तो हम नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से पैदा चमन में दूध भर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दूध भर पैदा। इस शख्स ने आपके मसले को पहचाना है, का आनंद किया जाता है, आपके प्रॉब्लम्स को जाना है। पसीने की कमाई है, उसको सरकार आज ये 10 दिन से भूखे हैं, आनंद करती है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस भूख को इनसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। मेहनत आदमी करता है, सरकारी नौकरी करने वाला, प्राइवेट नौकरी करने आज हर जगह सब्सिडी की बात की जाती है और हमारे 16 घंटे मेहनत का जो पैसा होता है ये और हर जगह माफ करने की बात होती है। डंडे मार के भगाते हैं, ये कहाँ का है? मैं कहता हूँ ये भीख देना बंद करो। हम लोग किस सरकार के तहत दिया, हर किसान को जिसके पास अगर 2 बीघा खेत भी हो, क्योंकि अगर हम यहाँ भारत के नागरिक हैं तो एक ट्यूबवेल पानी का दे दो मुफ्त में। जीविका चढ़ा सकते हैं। तो हम तो ये वो किसान है जो धरती का सीना चीर करके कोई पूरे देश को इतना अनाज दे देंगे कि भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी एक नासिक संगठन है जिसने हमारा एक खाद का इंतजाम कर दो, कार्यक्रम को बढ़ावा अपनी जमीनों को नाप लो पालती रहती कि एक किसान जो हमारे गांव में रहता है दोबारा उसको साल में कितनी खाद की जरूरत होगी, उतनी खाद का इंतजाम करके उसके घर पहुंचा दो। कानून बना सकती है। जब हमारे ये किसान धरती से अनाज दे करके इस मुल्क को अमीर फिर से बना देगा, अटॉर्नी जनरल फिर से सोने की चिड़िया बना देगा। अगर कोई काम करना है तो जब तक इस मुल्क का किसान खुशहाल नहीं होगा, मुल्क कभी खुशहाल नहीं हो सकता। बना सकते हैं। इसलिए कि हमें अनाज की जरूरत है, खाने की जरूरत है, खाने के बगैर कोई आदमी जी नहीं सकता। लोकसभा में ये बिल पारित हो गया, स्टैंडिंग कमेटी में गया, मुझे अक्सर स्टैंडिंग कमेटी में जब अल्पसंख्यक कहा जाता है अब हमारा बिल तो ऐसा लगता है गाली दी जा रही है। बहुत नेताओं से मिले हैं, सामाजिक न्याय की बात करने वाले में जाते हैं तो मुकर जाते हैं। जब सामाजिक न्याय होगा तो वहाँ कोई बहुसंख्यक अल्पसंख्यक नहीं होगा, वहाँ सामाजिक न्याय होगा। कम होगा ज्यादा होगा, उसको अपना अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा। अल्पसंख्यक जब कहा जाता है, पार्टियों के अंदर मैं देखता हूँ ये परेशानी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ होता है। लड़ाई लड़ सके हैं। यह इस बात की अलामत है कि तुम हमारे बराबर बैठने लायक नहीं हो, हमारी बैलेंस बॉडी में बैठने के लायक नहीं हो। तुम अल्पसंख्यक हो, वहाँ कोने पे बैठ जाओ, किनारे चले जाओ। इसलिए अल्पसंख्यक शब्द कहने के बजाय हमें शोषित लफ्ज कहा जाए, पीड़ित कहा जाए तो बात समझ में आती है। ये अल्पसंख्यक कह करके हमें बार बार एहसास दिलाया जाता है कि तुम बराबरी में आने के लायक नहीं हो, बहुसंख्यक के रहमो करम पर रहना हो तो रहो। इसलिए हमको गुजारिश करेंगे कि बार बार अल्पसंख्यक, मुसलमान, इन बातों को कहने के बजाय सामाजिक न्याय की बात की जाए। जब सामाजिक न्याय होगा तो वहाँ कोई पीड़ित होता है, हिंदू और मुसलमान नहीं होता। शोषित होता है, हिंदू और मुसलमान नहीं होता। अच्छा होता है, हिंदू और मुसलमान नहीं होता। ईमानदार होता है, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई नहीं होता। आप लोग हाथ उठा के एक बार बताइए, आज कोई कम मेहनत कर, सबसे ज्यादा मेहनत आप लोग करते हो। हमारे दिल्ली में मेहनत करने वाले के ऊपर ऐसा जुर्म क्यों? आम आदमी पार्टी का बड़ा चर्चा है। हमारे पेंडिंग बिल को क्यों
लेकिन जब ये सवाल उठा इस अनशन में मुसलमान नहीं है, तो जब रामलीला मैदान में अनशन किया गया दोबारा, तो वहाँ गांधी जी की फोटो लगा दी गई। हम कभी बाहर नहीं निकलेंगे, हमें उससे भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब तीसरी मरतबा जंतर मंतर पे अनशन हुआ तो गांधी जी भी छोटे कर दिए गए और वहाँ मौलाना अबुल कलाम आजाद, शहीद भगत सिंह और फला और ढेका सारे लोग उस बैनर पे आ गए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल बताए कि वो भारत मातावादी है या गांधीवादी है, या बाद में जो उन्होंने सेकुलर का चोला पहना वो कौन से वादी है? एक कंफ्यूज आदमी है जिसको ये पता ही नहीं है कि हम हैं कौन। उसने हर आदमी का इस्तेमाल करके कम से कम हम लोगों का की भावनाओं से खेल करके और दिल्ली में 28 सीटों को जीता और जीतने के बाद कानून बनवाने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे, वहाँ पर जब ये बात आई मजबूर कर देंगे कि उसे अपने आप यहाँ आके और कानून बनाना ही पड़ेगा। वो फिर सिख दंगों के लिए SIT बनाने को तैयार हो। आगे बढ़ते ही हमारा 80% तो अगर बटला हाउस इनकाउंटर की बात आई हमारे जो तो उसके लिए SIT बनाने के लिए आप तैयार क्यों नहीं हुए? गुजारिश करूंगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है गुजारिश करूंगा जो अरविंद केजरीवाल की आए और नीयत पे शक पैदा होता है। एकदम सफल बनाए, जितना दूसरी सबसे अहम बात है, सरकार से दबाव जाएगा। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, स्वच्छ और विपक्ष एक संवैधानिक अधिकार है हमारा, हम लोग इसमें सब वोट डालने वाले हैं। कोई लेकिन अगर इस मुल्क में संविधान बाकी नहीं रहेगा मायने है तो हम भी बाकी नहीं रहेंगे, मुल्क बाकी नहीं रहेगा। अरविंद जी कहते हैं हम संविधान को नहीं मानते, 4 करोड़ कभी कहते हम संविधान को मानते हैं। है क्या? उनका मामला ऐसा है कि न खाता न बही, जो केजरीवाल कहे वही सही। वोट भी करते हो, डंडे भी खाते हैं, इससे मुल्क नहीं चलेगा। नहीं खाएंगे। मुल्क अगर चलाना है ऊपर छोड़ेंगे, तो संविधान को सर्वोपरि मानना होगा। हमें कानून और हिंदुस्तान का संविधान, पूरी दुनिया के संविधान को अगर देखा जाएगा तो इससे अच्छा संविधान इस मुल्क पूरी दुनिया में नहीं दिखाई देगा। नहीं लाएगा तो हम लोग इसलिए हम किसी को नहीं, फिर धन्यवाद करते हैं सरकार नहीं तो अखिलेंद्र जी को। कम से कम हमारे यहाँ एक रवाज है या किसी के खिलाफ जाने और मीडिया को भी बटन दबा देंगे। भाई हमारा वोट अधिकार है, 10 दिन से ये शख्स करोगे तो हम तुम्हें क्यों वोट दें? हम भी तो जनता, अन्ना जी अगर हम जनता में से ही आते हैं, यहाँ पर भूखे थे मेहनत करें। तो हिंदुस्तान की सारी मीडिया लगी हुई थी 13 दिन तक 24 घंटा। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के लोगों से कि जो 10 सेकंड भी दिखाने का पैसा लेती है वो 13 दिन तक दिखाने का पैसा किसने पे किया था? क्या फोर्ड कंपनी ने दिया था या किसी और विदेशी ताकत ने वो पैसा दिया था? और अगर भूख हड़ताल पे बैठने वाले को तुम दिखाते हो तो अखिलेंद्र प्रताप जी जो किसानों की बात कर रहे थे, जो कारपोरेट घरानों के खिलाफ बात कर रहे थे, एक आम आदमी की बात कर रहे थे, तो इनको टीवी पर क्यों नहीं दिखाया गया? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब मीडिया के उन बेईमान चैनलों को भी देना होगा जो इस मुल्क में बेईमानी के पैसे से 24 घंटा चैनल चलाते हैं, लेकिन ईमानदारी से काम करने वाले किसी एक शख्स को कभी वो पेश नहीं करते, ना दिखाते। और ऐसा है, मान लीजिए हर बहुत से हमारे वक्ता मौजूद हैं। कोई लगी है मार्केट, मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। किसानों के लिए कि इस मुल्क में बरसों से परेशान है हम लोग। ये किसानों की तरफ से है कि इस मुल्क में बरसों से परेशान है हम लोग। क्या यही खता है कि किसान है हम लोग? क्या यही खता है कि किसान है हम लोग? और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जनाब लसादी साहब। आज नया लग गया है, आपके बीच में तुम लोग मेरी करते थे, कुछ पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चली आ रही है। कॉमरेड प्रकाश करात परेशानी में बहुत ज्यादा कुछ मिनटों में ही पहुंचने वाले हैं। हम लोगों को जो साथियों, ये सच्ची पहल भाई अखिलेंद्र जी का 10 दिनों से चल रहा अनशन बहुत
टूटने का समय अब नजदीक है। आप लोग कितना हमारे वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड बर्धन आपको संबोधित करेंगे। भूख हड़ताल को सफल अब मैं आपके बीच में का बिल पारित होगा और सिर्फ हम लोग CPIML के भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड स्वपन मुखर्जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और आपको संबोधित करें। कॉमरेड स्वपन मुखर्जी। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले लिबरेशन के तरफ से कॉमरेड अखिलेंद्र जी का 10 दिन व्यापी जो उपवास है उसको पूर्ण रूप से सहमत हूँ हम लोग और उसको समर्थन करते हैं। हम लोग जिन मुद्दों पर इस संघर्ष का बेड़ा उठाया गया वो मुद्दे सभी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर देश के वामपंथी जनवादी ताकत लड़ रहे हैं और इन मुद्दों को जैसे साथी लाल बहादुर ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बनाने का जो एक जबरदस्त कोशिश है इसको हम अपने पार्टी के तरफ से पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव कॉमरेड प्रकाश करात भी मंच पर आ गए हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब इस उपवास के समापन सभा को वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड बर्धन संबोधित करेंगे। यहाँ मंच पर CPIML के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड प्रभात चौधरी, DTC मजदूरों के जुझारू नेता कॉमरेड राय, भाकपा माले के नेता कॉमरेड तिवारी, प्रख्यात वामपंथी बुद्धिजीवी अर्थशास्त्री डॉक्टर जया मेहता, किसान आंदोलन के लिए काम करने वाले बुद्धिजीवी वामपंथी विनीत तिवारी जी आदि तमाम साथी मौजूद हैं। आप सबका भी यहाँ पर स्वागत है। अब आपको संबोधित करने के लिए मैं आदरणीय कॉमरेड बर्धन को आमंत्रित करता हूँ। इस समय अखिलेंद्र जी 7 तारीख को उन्होंने अनशन की शुरुआत की, तब हम लोग उपस्थित थे। आप भी थे, मैं भी था। पिछले 10 दिन अनशन करने के बाद आज वो वक्त आया है कि जब कॉमरेड अखिलेंद्र प्रताप सिंह अपने अनशन को समाप्त करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने और आपने 10 दिन तक इन तमाम सवालों को लेकर उन्हें इस मैदानी जंग पर बैठे हुए देखा और हम भी सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। किन बातों को वो लेकर लड़ रहे हैं, वो जितने पोस्टर यहाँ लगे हैं वो सब पोस्टरों से स्पष्ट है। आज जो देश की हालत है और देश की इस अवस्था में जो गरीब जनता, जो मजदूर और किसान, जो मेहनतकश, जो असल में सही आम आदमी है, उनकी तरफ से जितने प्रश्न आज उनके जीवन को छूने वाले हैं, उन सब प्रश्नों को अखिलेंद्र जी ने अपने इस अनशन के द्वारा आपके सामने, सबके सामने लाने की कोशिश की है। मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं कहता हूं आप खूब लड़े, अच्छा लड़े और इन बातों को आपने सामने लाया है। भाइयों, सबसे बड़ा प्रश्न जो आज हमारे सामने है, निश्चित तौर पर वो महंगाई का सवाल है। साधारण लोग जिस तरह आसमान को तमाम कीमतें छू रही है, जरूरियात जिंदगी, जीवन रहने के लिए जिन तमाम चीजों की आवश्यकता है, वो सब चीजों का दाम आज आसमान को छू रहे हैं। इस महंगाई ने न सिर्फ गरीबों को
बल्कि मैं तो कहता हूं मध्यम वर्गीय जनता को भी परेशान कर रखा है। वामपंथी दलों ने और कई दूसरे जनवादी दलों ने भी इस बात की मांग उठाई हमेशा कि महंगाई बंद किया जाए, रोका जाए, चीजों के दाम को बांधा जाए। हमने सिर्फ मांग नहीं की, हमने उपाय भी बताए। जब जब सरकार ने कोई कदम उठाया जिससे महंगाई और बढ़ी, हमने उसका विरोध किया, हमने उसका मुकाबला किया। आए दिन पेट्रोल डीजल का दाम ये बढ़ाते रहे। कौन नहीं जानता कि पेट्रोल और दाम बढ़ाने का मतलब एक ही होता है कि बाकी तमाम चीजों के दाम फलस्वरूप और बढ़ते चले जाए। आवाजाही, ट्रांसपोर्टेशन में, बस में, रेल के भाड़े में, तमाम जगह जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, वो तमाम रेट बढ़ने लगते हैं और हर चीज जो हमको जीने के लिए लगता है उस पर उसका असर पड़ता है। इसलिए हमने हमेशा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का विरोध किया है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद कॉमरेड वर्धन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमारी हौसला अफजाई किया। दोस्तों, हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावता जी भी मौजूद हैं। आप सबकी ओर से मैं उनका स्वागत करता हूं। कल हजारों किसानों के साथ अखिलेश जी के अनशन के समर्थन में वो यहाँ आए थे और उन्होंने आपको संबोधित भी किया था। साथियों, जैसा हमने ऐलान किया था, 7 फरवरी से शुरू हुआ कॉमरेड अखिलेश प्रताप सिंह का अनशन जो 10 दिन तक चला है, समाप्त होने का समय आ गया है। हमारे ऐलान के हिसाब से 1 बजे अनशन समाप्त होना था, उससे अधिक समय हो चुका है। अब मैं निवेदन करूंगा कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव कॉमरेड प्रकाश करात से कि वो जूस पिला करके कॉमरेड अखिलेश के 10 दिन के इस अनशन का समापन कराएं, अनशन तुड़वाएं। इसके बाद कॉमरेड अखिलेश आपको 2 मिनट संबोधित करेंगे और हमारे इस उपवास का 2 मकसद था। उसमें मैं समझता हूँ कि मैं उस मकसद में सफल हुआ हूँ। पहला मेरा मकसद था कि आम जनता की जो वास्तविक मांगे हैं, मुद्दे हैं, उस पर देश के लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकूं। हम एक हद तक ध्यान आकर्षित करने में सफल हुए हैं, इसलिए इस पर मुझे खुशी। दूसरी चीज मैं चाहता था कि हमारे वामपंथी जो दल हैं, जो जनवादी ताकतें हैं, जो किसान आंदोलन है, दलित आंदोलन है, सोशलिस्ट आंदोलन है, वे सब लोग जन आंदोलन के लिए एक साथ मार्च करें। और आज आपने देखा है जस्टिस सच्चर से लेके कॉमरेड प्रकाश करात तक आपके मंच पर बैठे हैं और आपके मांगों का समर्थन ही नहीं, आंदोलन में भी है। तो मैं इस दोनों मुद्दों को लेके जो लड़ रहा था, उसमें हमें सफलता मिली। मैं इन 10 दिनों में, आप जानते हैं, यहीं रहता था। हमारे जत्थे आते थे, जाते थे।
आज की तारीख में अभी परसों जिस दिन बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई, हमारे अम्बावता की अगुवाई में किसानों का हजारों का एक मार्च हुआ। ये और किसान आंदोलन जैसे नहीं है। हमारे बगल में कुछ किसान संगठन के लोग आए कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। मैंने कहा माफ़ कीजिए, मेरे लिए मुश्किल है आपके साथ काम करना, क्योंकि वही किसान आंदोलन हमारे साथ रह सकता है जिसका चरित्र प्रगतिशील हो और जो वामपंथी आंदोलनों का समर्थन करता हो। हमारे बीच में साथी रसादी भी आए, तो मैं रसादी साहब भी उत्तर प्रदेश में वामपंथी दलों के साथ, सीपीएम के साथ उन्होंने भी एकता कायम की है और हम लोग मिलकर वहाँ काम कर रहे हैं। मैं इन 10 दिनों में बार बार मुझे इरोम शर्मिला का चेहरा नाचता है। 12 साल में हम एक देश बना रहे हैं, एक महिला एक दमन संस्कृति के खिलाफ लड़ रही। अगर आप मिजोरम से लेके कश्मीर तक दमन की संस्कृति चलाएंगे तो दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों का संरक्षण नहीं कर सकते, चाहे जो भी कानून बना दें, चाहे जो भी काम करें। इसलिए यह जरूरी है कि अगर यहाँ आप चाहते हैं कि वो सम्मान के साथ जी सके, तो हमारे पूर्व उत्तर से लेके कश्मीर तक जो ये दमन बेवजह चलता है, जो संविधान प्रदत्त उनके अधिकारों को उनसे छीन लिया जाता है, उन मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला कोई भी काला कानून हो, कोई भी पुलिस कर्म हो, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उसको दंडित किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं चाहूंगा कि कॉमरेड प्रकाश कराताए बोले और समापन जो हमारे आईपीएफ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एसआर दारापुरी जी, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि 2 शब्दों में समापन करके और इस 10 दिन का उपवास 10 दिन पूरा हो गया, उसके समापन की घोषणा करें। धन्यवाद। सात फरवरी से कॉमरेड अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने यहाँ जंतर मंतर पर उपवास किया है और ये 10वां दिन है जब से ये धरना और उपवास यहाँ चल रहा है। मैं पहले दिन इस धरने पर आके ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट और कॉमरेड अखिलेंद्र ने जो मांगे रखी थी, जो हमारे देश के मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और तमाम मेहनतकश जनता की मांगों को उठाया है, उसको हमने समर्थन किया था। हमारे देश में अभी वैकल्पिक नीतियों के लिए हमारा आंदोलन जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये जो 10 दिन का उपवास रहा है वो हमारे लिए मददगार रहेगा। देश के सामने, जनता के सामने वामपंथी पार्टियों की जो वैकल्पिक नीतियां हैं उसको इस धरना के माध्यम से पेश किया गया है और मैं कॉमरेड अखिलेंद्र को बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह उन्होंने ये 10 दिन में यहाँ संघर्ष किया है और उपवास किया है और जरूर ये उपवास और धरना सफल रहा है और हमारे आने वाले दिनों में हमारे वामपंथी और जनवादी ताकतों की जो
जो संघर्ष है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब एकताबद्ध तरीके से काम करेंगे। अभी हमारे सामने 2 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इस लोकसभा चुनाव में एक तरफ कांग्रेस और यूपीए और दूसरी तरफ भाजपा और नरेंद्र मोदी की नीतियां जनता के सामने आ रही हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को जनता इस चुनाव में हराए और सबसे जरूरी बात यह है कि वामपंथ की जो ताकत है, वामपंथ की जो नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में, उसको हमें बढ़ाना है। ये काम हमें करना है क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी जो बुनियादी संघर्ष और आंदोलन है वो पार्लियामेंट के बाहर ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पूंजीवादी पार्टियां हैं उनकी ओर से कोई परिवर्तन या बदलाव चुनाव के बाद होने वाला नहीं है। उसके लिए वामपंथी जनवादी आंदोलन को हमें और मजबूत करने की जरूरत है। बाकी चीजों पर अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूं, कॉमरेड बर्दन ने उस पर सब पर इशारा किया है। हमारी जो लड़ाई है जनता की असली मांगों के लिए, बुनियादी समस्याओं के खिलाफ, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो जमीन की लड़ाई हो, चाहे वो सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, चाहे वो हमारे देश में सबसे दबे कुचले हुए जनता की जो बुनियादी अधिकारों का सवाल हो, ये सब बातों को हमें और जबरदस्त तरीके से और व्यापक तरीके से हमें आगे ले जाना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि आज इस मंच पर तमाम वामपंथी और जनवादी ताकतों के, संगठन के, आंदोलन के नेतागण यहाँ है और हम सब मिलके इस संघर्ष को आगे बढ़ाना है। इसलिए मैं कॉमरेड अखिलेंद्र के इस उपवास को और ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट के इस आंदोलन के इस सफलतापूर्वक जो परिणाम रहा है उसके लिए बधाई देता हूं और आप सभी साथी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद कॉमरेड प्रकाश करात। दोस्तों, 7 फरवरी से चल रहे 10 दिवसीय इस उपवास के समापन का अब अवसर है। मैं ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय एस.आर. दारापुरी जी को, जो लोकतांत्रिक अधिकारों के योद्धा हैं, प्रख्यात दलित चिंतक हैं और लोकतांत्रिक अधिकारों के सवाल पर दलितों से लेकर के अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहे हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने वक्तव्य के साथ 10 दिन से कारपोरेट राज के खिलाफ जनता के राज के लिए, जनता के ज्वलंत सवालों को भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ले आने के लिए भाई अखिलेंद्र प्रताप का 10 दिनों से जो उपवास चल रहा था उसके समापन की भी वो घोषणा करेंगे। आदरणीय दारापुरी जी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज ऑल इंडिया पीपल फ्रंट के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी के अनशन का 10वां दिन है और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि इस अनशन का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो जनता के मुद्दे हैं, जो एक वैकल्पिक जो राजनीति है और जो इस वर्तमान व्यवस्था को जो कि जन विरोधी है, इसको बदलने के उद्देश्य से जो वाम जनपादी जो हमारे पार्टियां हैं, उन सब की पहल पर जो है
ये 10 दिन का अनशन जो है यहाँ पर रखा गया था। इस अनशन के दौरान ये एक बहुत खुशी की बात है कि इसके दौरान तमाम जो जनवादी वाम जनवादी पार्टियां हैं उनका समर्थन जो है वो इस उपवास को और इस धरने को मिला है। इस दौरान कामरेड वर्धन जी सीपीआई के जो पूर्व महासचिव हैं वो उपवास के प्रथम दिन भी उपस्थित हुए थे और आज समाप्ति के दिवस पर भी उपस्थित हुए हैं। सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड प्रकाश करात जी पहले दिन आए थे और आज भी हमारे बीच में आए हैं और उलमा काउंसिल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रशादी जी और सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और जस्टिस सच्चर जो कि पहले दिन भी आए थे और आज भी आए थे। इसके अलावा हमें जो सबसे अधिक जोरदार समर्थन जो मिला है वो भारतीय किसान यूनियन अम्बावते जो गुट है उसका परसों जो है हजारों की तादाद में वो अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए थे और आज भी उपस्थित हैं। इसके अलावा हमें महाराष्ट्र से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उसके भूतपूर्व जो नागपुर के जो विधायक उपेंद्र शिंदे जी वो यहाँ व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हुए थे और आज भी वो आने वाले हैं। और इसके अलावा समता सैनिक दल महाराष्ट्र के जो राष्ट्रीय संगठन है विमल सूर्य चिमनकर ये सब तमाम जो हमारे साथी हैं यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने यहाँ पर आकर ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट की जो मांगे हैं उनका समर्थन किया और आगे भी समर्थन का हमें भरोसा दिलाया। तो ये जो यहाँ पर 10 दिन का अनशन किया गया इसका मुख्य उद्देश्य जैसा कि पहले बताया गया कि जो जनता के मुद्दे हैं उसको सामने लाना है और एक वैकल्पिक राजनीति जो है उसको सामने लाना है और आगे आने वाला चुनाव है उसमें पूरी ताकत के साथ हमें उसमें कूदना है और उसमें इस राजनीति को बदलना है। ये पूरा जो है इसका मकसद था और इस संकल्प के साथ जो है ये अनशन यहाँ पर चला है। इसके अलावा हमारे तमाम कार्यकर्ता जो खासतौर से हमारी जो महिलाएं हैं वो शुरू से लेके 10 दिन से यहाँ पर जो है पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ पूरी दृढ़ता के साथ वो डटी हुई हैं। हम उन सबके भी बहुत आभारी हैं। इसके अलावा और तमाम दूसरे CPI-ML के हमारे जो साथी हैं वो भी यहाँ पर उन्होंने पहले समर्थन दिया था। आज यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर उन्होंने हमें समर्थन व्यक्त किया है। हम तमाम राजनीतिक पार्टियों और जो हमारे जनवादी आंदोलनों के जो चलाने वाले लोग हैं जिन्होंने आकर यहाँ समर्थन दिया है हम सब उन सब के बहुत बहुत आभारी हैं और हमें इस बात की खुशी है कि हम इस अनशन का जो मकसद था उसमें हमें पूरी सफलता मिली है और इसका पूरा संदेश जो है वो पूरे राष्ट्र में गया है और हम उम्मीद करते हैं इससे हमारी जो एक वैकल्पिक राजनीति वाम जनवादी जो राजनीति है और जो हमारे जन आंदोलन है उनको एक नई ऊर्जा मिलेगी उसको एक नई दिशा मिलेगी और आगे आने वाले चुनाव में हम बिल्कुल एक परिवर्तन की राजनीति लाने में सफल होंगे। और इस सब के साथ मैं पुनः सभी राजनीतिक पार्टियों के जो नुमाइंदे यहाँ पर आए उनका मैं ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा हमारे तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने तमाम बारिश के बावजूद यहाँ भीग कर जो है वो यहाँ पर डटे रहे और पूरी जी जान से हमारा हौसला बढ़ाया। आगे भी हम इसी सहयोग की इसी समर्थन की आशा करते हैं। तो मैं अधिक बात न कहता हुआ अंत में जो है फिर अब आज का जो अनशन है उसका समापन घोषणा करता हूं और आगे आने वाली जो बड़ी लड़ाई जो चुनाव किया उसमें पूरी सफलता और उसकी कामना के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय। इनकलाब जिंदाबाद।